नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब काबू होता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में 3,844 मरीज मिले हैं। संक्रमण दर भी 20 दिन में 15% घटकर 5% हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के मुताबिक ये 3% होना चाहिए था। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अब तक 62,053 एक्टिव केस हैं। वहीं ब्लैक और व्हाइट फंगस से स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ी हुई है। कोरोना वायरस से मिलते जुलते लक्षण वाले व्हाइट फंगस के संक्रमण ने प्रदेश में दस्तक दे दी है। ब्लैक फंगस से कम खतरनाक बताए जाने वाले इस फंगस ने संक्रमित पहला मरीज जबलपुर के गुप्तेश्वर में मिला है। जबलपुर के ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में व्हाइट फंगस संक्रमित मरीज को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में 29 दिन में 600 से ज्यादा ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीज मिल चुके हैं, जबकि 31 मरीजों की अस्पतालों में मौत हो चुकी है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में मरीजों को फ्री इलाज किया जा रहा है, लेकिन इंजेक्शन की कमी बनी हुई है। खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने माना कि मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन की किल्लत है, जिसे दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। व्हाइट फंगस का एक केस हमारे 79 केसेस में से एक केस डायग्नोस हुआ है। अभी तक हमने मेडिकल कॉलेज में 29 ऑपरेशंस करे हैं। इन ऑपरेशन की हम जांच करवाते हैं और उस जांच में ये व्हाइट फंगस डिटेक्ट हुआ है। किसी तरीके की बीमारी हो, चाहे व्हाइट फंगस हो या जो भी हो, उसके लिए सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। वो प्रयास करेगी कि हर पेशेंट का इलाज किया जा सके। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर से सीधे लाइव। उनसे हम बातचीत करेंगे। अभिषेक, जबलपुर में पहला व्हाइट फंगस का मरीज मिला है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्या जांच हुई है उसकी, और ऐसे और कोई मरीज सामने आ रहे हैं? क्योंकि ब्लैक फंगस पहले से मौजूद था, व्हाइट फंगस भी है। डॉक्टर्स या कुछ जानकार बता रहे हैं कि ये ब्लैक फंगस से थोड़ा कमजोर है, लेकिन क्या बीमारी जो है असर दिखाती है शरीर पर, किस तरह की इसकी प्रतिक्रिया होती है शरीर में, जरा यह भी जानना चाहेंगे। हाँ, देखिए विजय, जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे पहला पेशेंट जो है व्हाइट फंगस का वह मिला है और इनका इलाज जो है जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इनकी उम्र लगभग 55 वर्ष बताई जा रही। 17 मई को इनका ऑपरेशन जो है जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस में हुआ था और कल देर रात जब इनका जो सैंपल भेजा गया था उस सैंपल में इनकी व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई है। हमारी जो ENT विभाग की विभागाध्यक्ष है मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर कविता, उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि व्हाइट फंगस जो है ब्लैक फंगस की अपेक्षा कमज़ोर है। इसकी भी शुरुआत जो है वह नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करने की शुरू होती है प्रक्रिया, लेकिन यह कुछ दिन तक पहले नाक में रहता है और नाक के आसपास की जो हड्डियां हैं उसको गलाने का काम करता है और उसके बाद ये फंगस जो है धीरे धीरे लंग्स में और उसके बाद शरीर के बाकी हिस्सों में प्रवेश करता है। अगर ये समय रहते लोग इसका इलाज करा लेते हैं तो इससे डरने की बात नहीं है, इससे जान जाने का खतरा नहीं है। लेकिन जो लोग इससे पीड़ित हैं उन्हें काफ़ी दिन तक जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनके ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ता है। हालांकि इसकी अब जब हमने मेडिसिन की बात की तो मेडिसिन के बारे में उनका कहना था कि जो एंटी फंगल मेडिसिन जो आमतौर पर बाज़ार में मिलती हैं ये आसानी से उन मेडिसिन के जरिए इस व्हाइट फंगस जो है उस पर काबू पाया जा सकता है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसके लक्षण जो है सिर में दर्द की शुरुआत होती है, चेहरे पर सूजन आती है, नाक में दर्द होता है, तो ये प्रभाव इसके शुरुआती लक्षण है और उसके बाद ये कुछ दिनों तक नाक में रहता है और नाक में रहने के बाद ही वो लंग्स में जाता है। जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि अगर ऑपरेशन समय रहते कर दिया जाए तो इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। इसमें लोगों की जान नहीं जा सकती है। लोगों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं जितना खतरनाक ब्लैक फंगस है। और आज जब हम मेडिकल कॉलेज पहुँचे, हमने पहले जो पीड़ित मरीज है उसको भी देखा। मरीज जो है पूरी तरीके से स्वस्थ है, लेकिन जब हमने जो मरीज का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर कविता, उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो पहला केस यहाँ पर आया है ये अमूमन अगर हम नॉर्मल देखें, जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, जो कोरोना मरीज हैं वो कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर उनमें उनकी जो इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है तो ऐसे में ब्लैक के साथ व्हाइट फंगस उन पर अटैक कर। ये इंजेक्शन लगता है ब्लैक फंगस वाले व्यक्ति को। व्हाइट फंगस जो बताया जा रहा है, क्या उसके लिए अलग से इंजेक्शन है या इसी से काम चल जाएगा? क्योंकि जो इंजेक्शन ब्लैक फंगस के लिए है प्रदेश में, उसके लिए अभी भी मारामारी है। मरीज तो भर्ती हो रहे हैं लेकिन इंजेक्शन नहीं मिल रहा है।
इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है? क्या कोई दवाई है, इंजेक्शन है, या ये नॉर्मल भी ठीक हो रहा है? देखिए विजय, हमने एक्सपर्ट से इस बात की जानकारी लेना चाहिए थी। उनसे कहा था कि जिस तरीके से ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, अकेले जबलपुर की बात करें तो जबलपुर और विंध्य को लेकर लगभग यहाँ पे 50 से 55 मामले यहाँ पर सामने आए हैं और उसमें से कुछ मरीज़ ठीक होकर चले गए हैं। लेकिन जब वाइट फंगस जो मरीज़ हैं, पीड़ित मरीज़ हैं, उनके लिए मेडिसिन की बात की तो उन्होंने कहा कि जो ब्लैक फंगस के मरीज़ को इंजेक्शन लगता है, वह इंजेक्शन वाइट फंगस के मरीज़ को देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वाइट फंगस से पीड़ित मरीज़ जो है एंटी जो मेडिसिन आमतौर पर जो बाज़ार में मिलती है लगभग 20 से 30 रुपए उसकी कीमत है, उन दवाओं से ही वह ठीक हो सकता है। लेकिन जो ज़्यादा जो फंगल की चपेट में आ गया है तो ऐसे मरीज का आखिरी उपाय जो है वह सिर्फ ऑपरेशन है। ऑपरेशन करके जड़ से उस फंगल को शरीर से निकाला जा सकता है। तो ऐसे में वाइट फंगल को लेकर जो है पैनिक होने की लोगों को ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर लगातार कह रहे हैं कि वो लोगों से अपील कर रहे हैं, उनका कहना है कि दवाइयाँ आसानी से मिल सकती है 20 से 30 रुपए में। इसलिए वाइट फंगल को लेकर डरने की किसी भी तरीके से कोई ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है तो एहतियात बरतने की। जी शुक्रिया अभिषेक, इस तमाम बातचीत के लिए। एहतियात बरतना जरूरी है, लेकिन एक तरफ ब्लैक फंगस है तो दूसरी तरफ वाइट फंगस का एक मरीज जबलपुर में मिल चुका है और इसको लेकर भी सरकार सतर्क है। सरकार ने भले ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया हो, लेकिन इस बीमारी से निपटने के लिए इंतजाम नहीं है। राजधानी भोपाल में आलम यह है कि बीते 3 दिनों से मरीजों को एक भी इंजेक्शन नहीं मिल सका है। गांधी मेडिकल कॉलेज की बंद खिड़कियों पर लोग सुबह 6 बजे से देर शाम तक लाइनों में इंजेक्शन मिलने की उम्मीद में लगे हुए हैं। भोपाल में लगातार इस बीमारी के मरीजों में भी इजाफा होता जा रहा है। शहर में ब्लैक फंगस के 250 से अधिक मरीज हैं। इसमें से 157 मरीजों की स्थिति गंभीर है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता शिखिल ब्योहार ने। राजधानी भोपाल में ब्लैक फंगस के जो मरीज़ हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा यहाँ पर होता जा रहा है और फिलहाल हम इंजेक्शन्स को लेकर यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों की तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। भीड़ यहाँ पर लगती है, लेकिन अब तक इन्हें इंजेक्शन जो है नहीं अवेलेबल हो सके हैं। इतना ही नहीं बल्कि बीते अगर 3 दिनों की बात यहाँ पर की जाए तो 3 दिनों से मरीज़ यहाँ पर जो परिजन हैं वो यहाँ पर परेशान यहाँ पर हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ में, हम उनसे चर्चा करेंगे। साहब, आप कब से आपको इंजेक्शन यहाँ पर उपलब्ध है? मुझे लगभग 3 दिन से इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हुए हैं। 3 दिन से मैं सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक यहाँ बैठा रहता हूँ। ये साइन भी करा के ले लिया है, जिसमें डीन के साइन है, सील है, और उन्होंने कल ये बोला है कि आप ओपन मार्केट से इंजेक्शन प्राप्त कर लीजिए। ओपन मार्केट में हमें पता चला पाक मंगलिया, वहाँ हम गए तो वहाँ इंजेक्शन ख़त्म हो चुके थे। और जो कहीं अधिकारियों से आप लोगों ने चर्चा वगैरह किया किसी प्रकार की? अधिकारी कोई चर्चा करते ही नहीं है। तो कोई अधिकारी चर्चा करने को तैयार नहीं है। हम सुबह से शाम तक यहाँ बैठे रहते हैं इंतज़ार में कि कोई अधिकारी आएगा, बताएगा सूचना कब मिलेंगे क्या है, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी अवेलेबल नहीं है। तो ये स्थिति फिलहाल ब्लैक फंगस की यहाँ पर है कि इंजेक्शनों के इंतज़ार में लोग जो हैं वो दर यहाँ पर भटकने के लिए मजबूर हैं। अधिकारी हैं तो जवाब यहाँ पर नहीं देते और मरीजों की जो है वो गंभीर स्थिति लगातार यहाँ पर होती जा रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी से आखिर निजात कैसे मिल पाती है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ शिखिल ब्योहार, IBC 24 भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जिलों के प्रभारी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ में कोरोना की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने जिलों में 31 मई तक कोरोना मुक्त करने का टारगेट दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 31 मई तक आपको अपने प्रदेश, जिला, शहर, गांव सभी को कोरोना से मुक्त करना है। सीएम ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर जोर दिया था, साथ ही हॉटस्पॉट चिन्हित करने के निर्देश दिए। कोरोना कर्फ्यू को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करना है, हम लंबे समय तक बंद नहीं रख सकते। सीएम शिवराज ने कहा है कि किल कोरोना अभियान अभी तक लगातार चलता रहेगा, हमें संक्रमण की चेन तोड़ना है। तीसरी लहर की तैयारी अभी से करनी है। सीएम ने वैक्सीनेशन के लिए भी अभियान चलाने की बात कही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से लड़ाई में जनता से भी सहयोग की अपील की है। 31 मई तक मध्य प्रदेश को, आपके वार्ड को, आपके शहर को आपको कोरोना मुक्त करना है। उसके लिए आपको सर्वश्रेष्ठ योगदान देना है। मुझे पूरा विश्वास है आपके सहयोग से कोरोना हारेगा और मानवता जीतेगी, मध्य प्रदेश जीतेगा, हमारा देश जीतेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शनिवार को उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला।
कमलनाथ ने कहा कि सरकार मुझसे मौत के आंकड़े छुप मांग रही है, जबकि यह उनकी जिम्मेदारी है। नगर निगम ग्राम पंचायतों से आंकड़े निकाले। सीएम शिवराज ने घोषणा की है कि मृतक परिवारों को 1 लाख दिया जाएगा, लेकिन मेरी मांग है कि उन्हें 5 लाख रुपए देना चाहिए। मैं तो लाशों की आंकड़े मांग रहा हूं, आपके बनावटी कोविड के आंकड़े नहीं मांग रहा। जो इतनी लाशें कब्रिस्तान और शमशान घाट में आई हैं, उसका 80% मैं मान रहा हूं कोविड से है। जो परिवार का सदस्य एफिडेविट देता है कि मेरे परिवार के सदस्य को कि कोविड के कारण मृत्यु हुई है, उसको आप 5 लाख रुपए दीजिए। मध्य प्रदेश में कोरोना से मौतों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पास कोरोना से हुई मौतों के पूरे आंकड़े हैं, जो शमशान और कब्रिस्तान से जुटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना से 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उन्होंने सरकार पर मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया, साथ ही दावा किया कि कांग्रेस सबूतों के साथ इन आंकड़ों को सार्वजनिक करेगी। पीसी शर्मा ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर सरकार की कोई तैयारी नहीं है। कांग्रेस के पास शमशान घाट और कब्रिस्तानों के आंकड़े हैं और 15 दिन के अंदर 5,500 से ज़्यादा की जान गई थी और उनका फ्यूनरल हुआ था कब्रिस्तान और सब मिला के। तो ये 1 मिनट, ये वो आंकड़े हैं, लेकिन बहुत से जो भोपाल से बाहर भेज दिए गए वो उसमें इंक्लूड नहीं थे। तो कुल मिला के ये आंकड़ा इससे पहुँचेगा और इसके प्रूफ हम देंगे। जेपी अस्पताल में डॉक्टर से बदसलूकी के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा एक बार फिर अस्पतालों में निरीक्षण के लिए पहुंचे, लेकिन निरीक्षण में एक भी अधिकारी या डॉक्टर नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव से बदतमीजी और इस्तीफा देने के मामले के बाद डॉक्टरों ने पूर्व मंत्री के किसी भी दौरे में नहीं जाने का निर्णय लिया है। आधे घंटे के इंतजार के बाद शर्मा ने बिना अधिकारियों के ही निरीक्षण किया। शर्मा से स्वास्थ्य कर्मचारियों की नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वीडियो कॉल के जरिए भर्ती कोविड मरीजों से बातचीत तक अस्पताल प्रबंधन के कर्मचारी ने नहीं कराई। इस पर भी शर्मा ने नाराजगी जाहिर की। शर्मा ने बताया कि यही कारण है कि शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल जेपी अस्पताल की हालत अन्य अस्पतालों से खराब है। ये तय हुआ था कि यहाँ पे आएंगे, आज शुरू हो, आज काम शुरू होना है, लेकिन इन सब चीज़ों को डॉक्टर्स हों या इंजीनियर सब अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। यही एक ढीलापन है जो जेपी अस्पताल को बाकी अस्पतालों से पीछा कर देता है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और तीसरी लहर की चेतावनी को लेकर विदेशी संस्थान भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अमेरिकी फाउंडेशन संस्था के सदस्यों ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से मुलाकात की। स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद कई मामलों को लेकर चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री चौधरी ने बताया कि अमेरिकी फाउंडेशन संस्था में 2 स्थानों पर बड़े प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा 100 ऑक्सीजन से संबंधित मशीनें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। संस्था ने 3 पोर्टेबल बेड कोविड अस्पताल खोलने का प्रस्ताव भी दिया है। संस्था 6,000 वन टाइम यूज वेंटिलेटर और 3,000 मॉनिटर भी प्रदेश सरकार को डोनेट करेगी। ये वेंटिलेटर बिना बिजली के चलेंगे। मंत्री ने बताया कि इनका उपयोग किन क्षेत्रों में होगा, इसके लिए योजना बनाई जा रही है। अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन जो संस्था है वो सहयोग करती है। इस कोविड की महामारी में भी वो सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के लिए वो 2 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देंगे। मध्य प्रदेश में आज 3,844 कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 89 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में आज 9,327 मरीज स्वस्थ हुए। मध्य प्रदेश में अब तक 7,60,963 संक्रमित हुए। मध्य प्रदेश में अब तक 7,483 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 6,91,427 मरीज ठीक भी हुए। और ग्वालियर जिले के गांव में जिस तेजी से कोरोना संक्रमण फैला था, अब उसी रफ्तार से कम भी हो रहा है। जिला पंचायत ने कुल 79 पंचायतों को कोरोना मुक्त घोषित किया है। इनमें भीतरवार तहसील की 42, डबरा तहसील की 13, घाटी गांव तहसील की 7 और मुरार तहसील की 17 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।
जिला पंचायत की सीईओ किशोर कन्याल के मुताबिक पिछले 10 दिन से इन ग्राम पंचायतों में कोरोना का एक भी नया केस नहीं आया है। आज की तारीख में सभी पॉजिटिव लोग भी ठीक हो चुके हैं और इसी आधार पर इन ग्राम पंचायतों को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। तो अभी हमारी कुछ पंचायतें जो पहले कोरोना जिनमें थे पेशेंट उसमें से मुक्त हुई हैं। लगभग अब 67 ऐसी पंचायतें हो चुकी हैं। ये संख्या बढ़ती जा रही है। बड़ेरा भारस भी उनमें से एक पंचायत है। टीकाकरण प्रारंभ हुआ था तो शहर में चूंकि फीडबैक कम आ रहा था, लोग उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में भी अपना ये टीकाकरण तेज किया था। और इधर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में सरबजीत सिंह मोखा का परिवार पूरी तरह घिर चुका है। वहीं मोखा का बेटा हरकरण अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। हालांकि पुलिस को ऐसे इनपुट मिले हैं कि वो दिल्ली भाग चुका है। इसी सिलसिले में एसआईटी की एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई है। आपको बता दें कि हरकरण का दिल्ली में ससुराल है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हरकरण मोखा वहीं छिपा है। इस मामले में जबलपुर से एक और कड़ी जुड़ गई है। एसआईटी ने मोखा के राजदार राकेश शर्मा की घर छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि राकेश शर्मा ने हरकरण के साथ मिलकर इंजेक्शन की खरीदी की। इस एवज में सुनील मिश्रा को करीब 15 लाख रुपए दिए गए थे। अभी तक की जांच में ये बात साफ होकर आई है कि सिटी अस्पताल में जो नकली इंजेक्शन खरीदने और बेचने के बिल बनाए गए थे, मामला उजागर होने के बाद सारे बिल डिलीट कराए गए। साथ ही कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को मॉडिफाई भी कराया गया ताकि सबूतों को मिटाया जा सके, जिसे साइबर एक्सपर्ट की टीम रिकवर करने में लगी है। खबर भोपाल से, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में फरार चल रहे जेके हॉस्पिटल के आईटी विभाग का मैनेजर आकाश दुबे, जिस पर पुलिस ने 7,500 रुपए का इनाम घोषित किया है, उस पर रासुका की कार्रवाई भी की जा रही है। कोलार थाना पुलिस ने प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर के यहां भेज दिया है। पुलिस उसकी चल अचल संपत्ति को लेकर पड़ताल कर रही है, जिसकी जानकारी लगते ही कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल 8 दिन बाद भी आकाश दुबे पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है। पुलिस उसके सगे संबंधी और दस्तावेजों के साथ संबंधित ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन कोई भी खास सुराग हाथ नहीं लग सका है। पुलिस सूत्रों की माने तो आकाश दुबे अग्रिम जमानत लेने की फिराक में घूम रहा है, इसलिए पुलिस उसकी अग्रिम जमानत खारिज करने की तैयारी में है। उसमें काम कर रही है। 7,500 का इनाम हमने घोषित किया है। साथ ही में उसके अगेंस्ट जो एक 82-83 कुर्की की कार्रवाई होती है वो की जा रही है। उसकी जो चल अचल संपत्ति है उसका ब्यौरा लिया जाएगा और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। मऊ कैंट एरिया में 2 बहनों के जासूसी मामले में लगातार जांच जारी है। मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत अन्य राष्ट्रीय एजेंसियां भी पूछताछ में जुड़ गई है। युवतियों ने जो डेटा डिलीट किया था उसे भी उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिकवर कर लिया गया है। वहीं बैंक रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन की भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि इंदौर के महू कैंट एरिया में पिछले कई दिनों से सुरक्षा एजेंसियों की नजर वहां रहने वाली 2 बहनों पर बनी हुई थी, जिसमें दोनों बहनें पाकिस्तान के एक युवक से सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर रही थी। बताया जा रहा है कि दोनों ही बहनें आर्मी कैंट एरिया की फोटो क्लिक करती हुई नजर आई थी, जिसके बाद दोनों लड़कियों से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसियां भी अपने अपने स्तर पर जांच में जुटी है। लड़का भी है जिससे मिलिट्री इंटेलिजेंस वहाँ से पूछताछ कर रही है और वहाँ पे मुख्य तौर पे वहीं पे संबंधित है, उसके बारे में भी जानकारियाँ निकाली गई हैं। प्रथम दृष्टया कुछ तथ्य पाए गए हैं, फिर उसके बारे में जांच की जाए। स्रोतों से कुछ जानकारियाँ मिली हैं जिनको जोड़ करके एक पूरी उसकी तस्वीर को करने की कोशिश की जा रही है। उनकी चीज़ों को एक जगह से अलग अलग साक्ष्यों पर पुलिस काम कर रही है। मुरैना जिले में रेत माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं। चंबल नदी से रेत का अवैध खनन करने वाले रेत माफिया वन विभाग के अधिकारियों पर भी हमला करने से भी नहीं पीछे हटते हैं। चंबल अभ्यारण्य की अधीक्षक श्रद्धा पांडे लगातार रेत माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। चंबल नदी से रेत का अवैध उत्खनन करने वाले माफियाओं पर वन विभाग कार्रवाई कर रहा था। उसी समय रेत माफियाओं ने वन विभाग के अमले पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। बचाव में वन विभाग ने भी 3 राउंड फायर किए, लेकिन तेज रफ्तार में चालक ट्रैक्टर को लेकर भाग गया। टीम ने इस दौरान चंबल से रेत से भरे ट्रैक्टर को पकड़ लिया। इसके बाद सिविल लाइन थाने की पुलिस को सूचना दी। जब्त ट्रैक्टर को वन विभाग की डिपो में पहुंचाया गया। आपको बता दें कि रेत माफियाओं ने श्रद्धा पांडे पर ये कोई पहला मामला नहीं दर्ज किया नहीं है, जिससे पहले की एसडीओ पर रेत माफियाओं द्वारा उन पर इस तरह की फायरिंग की गई हो। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।
नमस्कार।